स्टार गॉड की इस वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि कैसे बैम ने डिसीजन ले लिया है कि नेस्ट पर अटैक करने वाला है और उसके लिए उसने अपने सभी एलाइज को एक हफ्ते का टाइम दिया है जो अपनी चॉइस से उसकी हेल्प करने के लिए आना चाहते हैं। वही दूसरी तरफ फक भी इस बैटल के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व होने वाला है क्योंकि बैम ने उसे अपने अंदर काफी इंटरेस्टेड बना दिया था एक रैंकर को हराकर रैंकिंग ब्यूरो में हड़कंप मचा के। वही दूसरी तरफ ज़ात की आर्मी भी फुल प्रिपरेशन में लगी हुई है जहाँ पे उसने टोटल 2 स्क्वाड्रन यहाँ पे तैनात कर दिए हैं ताकि वो नेस्ट को किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट कर सके बैम को अटैक करने से। तो आखिर चीजें किसके पक्ष में जाने वाली हैं और आखिर क्या अनफोल्ड होने वाला है और आखिर कौन है जो 5D चेस खेल रहे हैं सभी को अपना प्यादा बना के, इन सभी चीजों को जानने के लिए वीडियो में आगे बने रहे। लेकिन उससे पहले नीचे लाल बटन को दबा दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो आगे देखते रहे। हम देखते हैं बैम और ल्यून को जो कि अभी भी डिबरी को अपनी तरफ से देख रहे थे और चीज डिस्कस कर रहे थे और ये भी हम ये भी नोटिस करते हैं कि कोई पीछे से इनको ऑब्जर्व कर रहा है जहाँ एक पर्सन मैम को देखकर सोच रहा था कि उसे सही विश्वास नहीं हो रहा कि कैसे इरेगुलर किड यहाँ पर आ गया, ये जानते हुए कि यहाँ पे टोटल 2 स्क्वाड्रन तैनात है इनका सामना करने के लिए। और हम देखते हैं यहाँ पे किसी को ऑर्डर भी देते हुए जहाँ हमें पता लगता है कि ऑर्डर किसी और ने नहीं बल्कि वाइज ऑल्टर डायरेक्टर ने दिया था। और यहाँ पे हम देखते हैं चार्ली को आते हुए जो कि ठीक बैम के पीछे आ चुका था। अगर आपको याद ना होते वाइस ऑल्टर डायरेक्टर और चार्ली ये दोनों कैरेक्टर हमने तब देखे थे जब पहली बार किंग ज़ाद ने 3 ऑर्डर पास किए थे हेल ट्रेन आर्क के एंड में। स्टोरी में आगे कंटिन्यू करते हैं। हम देखते हैं कि चार्ली कैसे बैम को अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और उसे कहता है कि शायद तुम मुझे भूल ना गए हो, मिले में काफी समय जो हो गया रेगुलर किड। जहाँ चार्ली काफी क्रीपी से स्माइल के साथ बैम को देखते हुए कह रहा था कि तुम सही में काफी फेमस हो इतनी कम टाइम में और मैंने सुना कि तुमने एक टेस्ट रैंकर को भी हरा दिया। जहाँ दूसरी तरफ बैम जैसे ही चार्ली की तरफ देखता उसे याद आ जाता है कि वही बंदा है जिससे मैंने लास्ट स्टेशन पर यानी कि हेल ट्रेन आर्क के एंड में फाइट की थी। वही अब सीन शिफ्ट होता है और हमें ये पूरे एरिया के आसपास की जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि स्क्वाड्रन नंबर 4 की बैटलशिप्स पूरी तेजी से तैनात हो रखी हैं और यहाँ पे जो ऑर्डर्स और साथ ही जो अनाउंसमेंट हो रही थी उसके थ्रू हमें पता लगता है कि कैसे जो 4th स्क्वाड्रन कमांडर है उन्होंने ऑर्डर दिया है कि इनके जितने भी ट्रूप्स हैं उन सभी को फर्स्ट डिफेंसिव वॉल के पीछे सेट किया जाएगा। वही दूसरी तरफ जो 5th स्क्वाड्रन कमांडर है यानी कि यात्रा की सेना वो सभी सेकेंड वॉल के पीछे होगी। और इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि सभी ऑफिसर्स को यहाँ पे ऑर्डर दिए जाते हैं कि जब तक एनिमी अपेयर नहीं होता सभी को अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रखना है। वही इसी बीच जो ऑफिसर ये सारे ऑर्डर्स दे रहा था हम देखते हैं उसके सामने किसी को आते हुए और ये कोई और नहीं बल्कि 4th स्क्वाड्रन का नया कमांडर था जो कि यहाँ पे इस ऑफिसर से कह रहा था कि क्यों ना इस पूरी शिप को उसे एक ट्रिप दी जाए, यानी कि पूरी जगह को देखना चाहता था। लेकिन यहाँ पे डिवीजन कमांडर इस चीज से साफ मना कर देती है कह के कि कैसे उसके अंडर काम नहीं करती और उसके ऑर्डर्स भी फॉलो नहीं कर सकती। जहाँ पे हम इस कमांडर को देखते हैं क्रीपी स्माइल के साथ जो कि कहता है क्यों ना तुम मेरे लिए काम करो। जहाँ पे डिवीजन कमांडर साफ मना कर देती है सॉफर को ठुकराते हुए क्योंकि डिवीजन कमांडर का कहना था कि वो सिर्फ एक मैसेंजर है और इसलिए इस तरह के ऑफर को चूज नहीं कर सकती। और आपको आने वाले टाइम पता लगेगा कि आखिर कैरेक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। वही हम देखते पीछे से च्यून हाक को आते हुए और यहाँ हम देखते हैं कि कैसे च्यून हाक को सिचुएशन के बारे में देखते ही पता लग जाता है कि अभी क्या चल रहा होगा। और यहाँ उस करंट कमांडर को कहती हुई है कि जैसा कि मैंने सुना था रूमर्स के थ्रू कि तुमने अपनी पोजीशन को यहाँ पे फोर्सफुली एक्वायर किया है, यानी कि जो करंट कमांडर बना है वो कनेक्शंस और काफी सारे प्रेशर टैक्टिक के बाद बना है और यहाँ पर वो फीमेल ऑफिसर को परेशान कर रहा है। जहाँ ऑब्वियसली ये बंदा एक्सक्यूज देने की कोशिश करता है कि मैं तो बस इस जगह को देखना चाह रहा था कि आखिर कैसी जगह है। जहाँ इन सब चीजों के बीच में हमें सिर्फ एक ही बात इंपॉर्टेंट है समझ में आती है कि च्यून हा जो कि सेकंड हाईएस्ट पोजीशन पे है इस पूरे स्क्वाड्रन कमांडर के ग्रुप मेंबर्स में से सिवाय स्क्वाड्रन कमांडर के खुद के, और यहाँ पे उन दोनों की बिल्कुल नहीं बन रही। जहाँ एक तरफ च्यून काफी सीधा से इस चीज को लेकर कि बैटल कभी भी स्टार्ट हो सकती है तो उनको बिल्कुल ही अलर्ट मोड पे आना चाहिए। वही दूसरी तरफ ये बंदा बिल्कुल चिल था क्योंकि इसका मानना था कि जहाँ पे 2 स्क्वाड्रन पूरी भला वहाँ पे कौन अटैक करने की हिम्मत करेगा। और इस कमांडर की माने तो वॉर तो टावर में काफी समय पहले ही खत्म हो चुकी थी और 10 लीडर और किंग ज़ाद उसके विनर थे जिनका कंप्लीट कंट्रोल है आज के समय टावर पे। और सिर्फ पॉसिबल थ्रेट सिर्फ 2 ही लोग हो सकते हैं, ये ऐसे के 2 ऑर्गेनाइजेशन, पहली तो वर्कशॉप और दूसरी वो खाईसोंग यानी कि उरेक माजिनो की इरेगुलर की ऑर्गेनाइजेशन। और वो दोनों लोग इंटरेस्टेड नहीं है टावर की पॉलिटिक्स के अंदर या फिर इसकी पावर डायनामिक्स के अंदर। और इसीलिए ऐसी सिचुएशन में कोई बंदा क्रेजी होगा जो ज़ात को डायरेक्टली अपोज करने की सोचेगा भी। वही दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं 3rd डिफेंसिव वॉल की तरफ
जहाँ पे एंट्रेंस है नेस्ट में जाने का। और यहाँ हम देखते हैं लॉर्ड याशरा को, जो कि हेडक्वार्टर्स में बैठा था और बाकी लोगों से डिस्कस कर रहा था इस चीज के ऊपर कि बोला कमांडर इन चीफ ने ऐसा ऑर्डर क्यों दिया, यानी कि 2 स्क्वाड्रन को यहाँ पे तैनात क्यों किया। उसकी माने तो पिछले ग्रेट रेड जो कि बहुत लंबे समय पहले हुआ था, उसके बाद से किसी भी सिंगल मिशन में एक स्क्वाड्रन को भी यूज नहीं किया गया प्रॉपर्ली, और यहाँ पर 2 स्क्वाड्रन को तैनात कर दिया गया। और ये चीज याशरा को खटक रही थी कहीं ना कहीं, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता कि बोले इरेगुलर में ऐसा स्पेशल क्या है, यानी कि बैम में। और सरप्राइजिंगली हम देखते हैं कि लॉर्ड याशरा ये सारी चीज से डिस्कस कर रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि मैस्टी जहाज थी जो कि उसके सामने बैठी थी। और यहाँ पे उसे इन्फॉर्म करते बताती है कि तुम्हें उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर तुम्हें पता ना हो तो वो पहले भी 4th स्क्वाड्रन से बच के निकल चुका था लास्ट स्टेशन की बैटल के बाद, और रिसेंटली उसने एक ऑफिशियल मैच के अंदर टेस्ट रैंकर को भी हरा दिया। और मैशनी कुछ रूमर्स के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करती है कि कैसे अगर लोग की माने तो कुछ फक एल्डर्स और स्लेयर्स भी यहाँ पे इस लड़के के पीछे खड़े हैं, यानी कि आने वाली बैटल में उसकी हेल्प करने वाले हैं। जहाँ दूसरी तरफ याशरा अभी भी उतना ज्यादा इम्प्रेस नहीं हुआ था, क्योंकि उसका मानना था कि भला फक पूरी की पूरी कंप्लीट तरीके से अटैक करने आ भी जाए तो क्या डिफरेंस बनता है। लेकिन याशरा अभी भी इम्प्रेस नहीं हुआ था, क्योंकि उसका मानना था कि अगर पूरी फक भी जहाज के आर्मी को अपोज करती है तो भी वो इनफ नहीं है उन्हें हराने के लिए। और थोड़ी देर पहले ही लॉर्ड याशरा एक स्लेयर को यानी कि यामा को पूरी तरह से मसल के आया था। जब मैशनी काइंड ऑफ ताना मारते हुए या ऐसा कहीं मजे लेते हुए याशरा को कहती है कि तुम कह रहे हो तुमने एक स्लेयर को मसल के रख दिया, लेकिन तुम तो उसे खत्म भी नहीं कर पाए, यानी कि उस बीस्ट को। वो इनके साथ बैठे हुए स्क्वाड्रन कमांडर ल्यूब्रिक को भी हम देखते हैं, जिसका मानना था कि कैन पीपल इस चीज का रिवेंज जरूर लेंगे, और जैसा कि हमें पता भी है कि ऐसा ही हो रहा है बिहाइंड द सीन। वही दूसरी तरफ याशरा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, जिसे वो सीधे कह भी देता है ये पॉइंट आउट करते हुए, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने एक मिस्टेक क्यों ने जिंदा छोड़कर। जहाँ पे ल्यूब्रिक का तो यही मानना था, लेकिन याशरा की बात सही है, क्योंकि उसे हेडक्वार्टर से रिट्रीट करने का ऑर्डर जो आया था। जो ऑब्वियसली ल्यूब्रिक भी इस चीज से एग्री तो करता ही है, लेकिन फिर भी उसका मानना था कि यहाँ से याशरा को आने से पहले यामा को खत्म कर देना चाहिए था कम से कम, इससे अच्छा मौका उन्हें दोबारा नहीं मिलने वाला था। वही दूसरी तरफ हम देखते लॉर्ड याशरा को, जो कि अपने मन में अलग अलग चीजें और ओपिनियंस बना रहा था ल्यूब्रिक को लेकर, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि यहाँ पे इस बंदे को सीधे कमांडर इन चीफ के ऑफिस से भेजा गया था, यानी कि अडोरी ज़ात का एक तरीके से ही मैसेंजर था। इसकी पास्ट अचीवमेंट, इसकी पावर्स और बहुत सारी चीजें सब कुछ मिस्ट्रीज में थी, यानी कि इसके बारे में ज्यादा कुछ कोई भी नहीं जानता था। वही इसी बीच हम देखते मैशनी ज़ात को, जो कि इन दोनों को किसी तरीके से सुलह करने के लिए कहती है, और कहती है जो पास्ट में उसे भूल जाओ, क्योंकि प्रेजेंट में भी अगर एनिमी हमारे ऊपर अटैक करता है गलती से भी तो हम उन्हें छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन मैशनी ज़ात को यहाँ पे किसी और चीज को लेकर प्रॉब्लम थी, और वो ये थी कि उन्होंने 10 ग्रेट फैमिली से भी हेल्प मांगी थी, लेकिन सिर्फ एक ही फैमिली ने अपनी ट्रूप्स को यानी कि सेना को यहाँ पर भेजा था हेल्प के लिए, और वो थी लोपोविया फैमिली। और इस पॉइंट के बाद तो चीजें और डिस्कशन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे अब जो पॉलिटिक्स की बात चल रही थी वो थी सीधे ग्रेट फैमिली से रिलेटेड। क्योंकि याशरा यहाँ पे बताता है कि कैसे उनका जो फैमिली लीडर है वो काफी अलग है बाकियों से, और ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा कि लोपोविया फैमिली का लीडर जो है वो किंग ज़ाल का एक काइंड ऑफ फॉलोअर है, जो कि उसकी हर एक रिक्वेस्ट को कंप्लीट करेगा। जबकि दूसरी तरफ बाकी ग्रेट फैमिली के लीडर्स इन सब चीजों को उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग केस तो पाव विदाउट फैमिली का है, जिसको लेकर कई टाइप के रूमर्स चल रहे हैं पूरे टावर के अंदर। और वहीं दूसरी तरफ हा फैमिली, जिसे यूरिया प्रिंसेस यूरिया बिलोंग करती है, वो भी काफी ज्यादा रूमर से घिरे पड़े हैं। जहाँ मैशनी को भी कुछ आइडिया तो था ही कि आखिर ऊपर पॉलिटिक्स लेवल पे क्या चल रहा है पूरी टावर के अंदर, और सभी 10 ग्रेट फैमिली के बीच में वापस एक काफी ज्यादा तनाव जो बढ़ गया है। और वहीं पे मैशनी कहना था क्योंकि खुद की फैमिली ने भी हेल्प ज्यादा नहीं भेजी है, लेकिन मैशनी का मानना था कि सारी चीजें और जितना तनाव चालू हुआ है वापस से टावर के अंदर, इस सब के पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, और वो ये इरेगुलर केट यानी कि बैम। और इसी बीच उन सभी को ये न्यूज भी मिल जाती कि कैसे एक सस्पिशियस शिप को ट्रैक करने के बाद उनको बैम और उनका एक साथी मिला था, यानी कि स्लेयर कैंडिडेट यहाँ पर आ चुका है। और ये सारे कमांडर काफी शॉक हो जाते हैं इस बात को सुन के कि बैम से अपने एक ही कंपेनियन के साथ यहाँ पे अटैक करने के लिए कैसे आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ वापस अब सीन शिफ्ट होता है, और हम देखते रैंकर चार्ली को, जो कि बैम से पूछ रहा था कि अगर सही में तुमने किसी रैंकर को हराया है
तो मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो बहुत ज्यादा टेंशन को किसी भी तरीके से अवॉइड करने की कोशिश करता, क्योंकि जितने भी रैंकर्स है जिनके पास भी न्यूज पहुंची है वो लोग काफी ज्यादा एंग्री हैं और गुस्सा है बैम को लेकर, क्योंकि उनके प्राउड को और ईगो को हर्ट हुआ है। कैसे एक रेगुलर वाला एक रैंकर को हरा सकता है। जब ये बात सुन के हम देखते रियोन को, जो कि एक बहुत प्यारी सी स्माइल के साथ बैम को देखते कहती है कि तुम सही में काफी फेमस हो गए हो, वे सही में काफी कूल है। जहाँ पे बैम उसको समझाने की कोशिश करता है कि इसमें कूल जैसी कोई बात नहीं है, और ओब्वियसली बैम तो जानता ही था कि सारा प्लान रियोन का और कून का था। वही चार्ली जो अपनी को इग्नोर होते देखकर थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इनको कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चली गई और मैं तब से बिजी हूँ तुम्हें ढूंढने के लिए। और वो इतना ज्यादा बिजी था कि उसको बेचारे को अपने बाल कटवाने का या फिर बालों को डाई कराने का भी टाइम नहीं मिल रहा था। जहाँ दूसरी तरफ बैम और भी ज्यादा एक्सपीरियंस को गेन कर रहा था और साथ ही फेमस भी हो गया इतना, और इसीलिए चार्ली अपनी इच्छा जाहिर कर देता है कि कैसे बैम को इस फैक्ट के लिए काफी ज्यादा हेट भी करता है और उसे मारना भी चाहता है। लेकिन सरप्राइजिंगली बैम का रिएक्शन तो कुछ अलग ही था, जैसा कि चार्ली एक्सपेक्ट कर रहा था जिस आंसर को। वही दूसरी तरफ बैम कहता है कि मैं एक वार्म अप करने की सोच ही रहा था और तुम एकदम सही टाइम पर आए हो मुझे चैलेंज करने के लिए। जहाँ पे इस बात को सुनने के साथ ही चार्ली को काफी गुस्सा आ जाता है, जहाँ वो अपने लाइट नाइट नॉइज का यूज करता है और साथ ही बैम को ये भी कहता है कि कैसे तुम्हें शायद कुछ गलत फहमी हो गई है, क्योंकि सिर्फ तुमने एक टेस्ट रैंकर को क्या हरा दिया, तुम्हें लगता है तुम किसी भी रैंकर का सामना कर सकते हो। वही दूसरी तरफ बैम इस पावर का काउंटर अपने शिंशु ब्लैक होल स्फीयर से करता है, ये कहते हुए कि अब लास्ट टाइम की तरह हमारी फाइट नहीं होने वाली। जहाँ चार्ली सही में सरप्राइज होता है जब अपने अटैक को ऐसे नलीफाई होते हुए देखता है, और यहाँ पे एडमिट भी करता है कि बैम में सही में काफी सीरियस टैलेंट है। और एक कहने के साथ ही हम चार्ली को उसका वेपन निकालते हुए देखते हैं, जहाँ पे वो बैम को कहता है मुझे पता है तुम क्लोज रेंज में कॉम्बैट नहीं कर सकते ठीक से, तो क्यों ना हम वही आजमा के देखें। जहाँ पे हम देखते हैं रियोन को भी, जो कि इस पूरी फाइट को ऑब्जर्व करी थी। यहाँ पे बैम को तुरंत आगाह कर देती है इस चीज को लेकर कि कैसे इस रैंकर के पास जो वेपन है उसके अंदर पॉइजन है, और उसका हल्का सा स्क्रैच भी बैम के लिए काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। और उसके साथ ही रियोन बैम को ये भी कह देती है कि तुम्हें मेरी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसके जैसे इडियट मेरी जैसे प्रिटी गर्ल को कहीं भी हार्म नहीं कर सकते। जब बैम को भी जब ये एश्योरेंस मिल जाती है, हम उसे देखते कि अपना माइंड पूरी फोकस कर देता है चार्ली के ऊपर, जहाँ पे अपने पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन को नेक्स्ट यूज करता है। वही दूसरी तरफ चार्ली, जो कि अब क्लोज रेंज में आ रहा था बैम से फाइट करने के लिए, एक स्माइल के साथ कह रहा था रियोन के कमेंट को सुन के कि सही में मैं एक रियल जेंटलमैन हूँ। जब बैम को हंसी आ जाती है और उसे समझाता है कि तुम एक रियल जेंटलमैन कैसे हो सकते हो जब तुम पॉइजन का यूज करते हो, और वैसे भी वो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही थी बल्कि तुम्हारा मजाक उड़ा रही थी। जहाँ इस बैटल के बीच में ये सारी बातें तो चली रही थी, लेकिन साथ ही हम देखते हैं इस बैटल को और भी ज्यादा इंटेंस होते हुए, जहाँ पे चार्ली लगातार अपने वेपन से बैम को लगातार अटैक करते हुए और भी क्लोज रेंज में लेकर आ रहा था, ताकि उसे कोई भी ओपनिंग ना मिले चार्ली पर अटैक करने की। और इसी बीच हम देखते हैं कि चार्ली को मौका मिल जाता है कि स्क्रैच मारने का बैम के हाथ में, जहाँ पे चार्ली अब काफी हैप्पी था क्योंकि उसे पता था उसका पॉइजन अब काम करने वाला है। लेकिन बैम यहाँ पे सिचुएशन को अडेप्ट करके जल्दी से अपने शिंशु ब्लैक होल स्फीयर का यूज अपने हाथ के ऊपर करता है ताकि वो नलीफाई कर पाए उस पॉइजन को, जो चीज यहाँ पे चार्ली को काफी सरप्राइज भी करती है। और इससे पहले कि चार्ली दूसरा नेक्स्ट मूव चल पाता, हम देखते यहाँ पर बैम को अपने पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके उस शार्प नीडल से चार्ली के वेपन को तोड़ते हुए, जहाँ पे अब चार्ली को ये चीज समझ में आ जाती है कि यहाँ पे कोई भी ब्लैंक स्पॉट नहीं है अटैक करने के लिए। और इस मोमेंट पे हम चार्ली को देखते हैं जो कि अपनी पूरी स्ट्रेटजी को इस बैटल को एनालाइज कर रहा था लगातार, जहाँ पे उसका मानना था कि कैसे पहले जब उसने फाइट की थी बैम से तो उस टाइम पे बैम स्ट्रॉन्ग तो था, लेकिन साथ ही में वो काफी एंग्शियस भी था, जिसकी वजह से उसको ब्लाइंड स्पॉट ढूंढना यानी कि उसको अटैक करने के लिए काफी ईजी हो रहा था। लेकिन इस पॉइंट पे उसके पास एक नई वेपन भी है, यानी कि वो ट्रांसफॉर्मेशन वाली निडल, जो किसी काफी सारे ब्लाइंड स्पॉट को कवर करती है। और साथ ही वो बैम अब बिल्कुल भी एंग्शियस नहीं है। चार्ली भी यहाँ पे एडमिट करता है कि बैम सही में काफी ग्रो कर चुका है इतनी कम टाइम में। वहीं दूसरा बैम का ध्यान रियोन पे जाता है, जो कि किसी और चीज के ऊपर ही फोकस कर रखी थी, और ये चीज थी एक ड्रोन जो कि लाइव टेलीकास्ट करी थी इन सारे इवेंट्स को सीधे कमांडर्स के लिए। जब रियोन इन ड्रोन को देखते के साथ ही ये चीज समझ जाती कि कैसे यहाँ की सारी सिचुएशन के बारे में उन सभी लोगों को पता है, और हो ना हो इस पूरी बैटल को लाइव सारे ट्रूप्स देख रहे होंगे।
ऐसे तो इनके प्लान के अकॉर्डिंग ये काफी लंबे टाइम तक यहाँ पे छुपे हुए थे और उन्होंने अब इनको डिस्ट्रैक्ट भी कर दिया है। वही नेस्ट के अंदर एक्चुअली ऐसा ही हो रहा था। हम देखते सारे ट्रूप्स को जो कि इस बैटल को देखकर काफी ज्यादा अमेजिंग फील कर रहे थे, क्योंकि कैसे वाला एक रेगुलर एक रैंकर को टक्कर दे रहा था इस तरीके से। और जितने भी रूमर्स थे बैम को लेकर कि कैसे एक क्लियर कैंडिडेट ने रेगुलर होते हुए भी रैंकर को हराया, वो सारी चीजें इनको भी समझ में आ रही थी कि वो सब चीजें एक्सरेटेड यानी कि बड़ा चढ़ा के नहीं की जा रही थी। और यहाँ तक कि जो डिवीजन कमांडर और बाकी हायर ऑफिशियल्स भी थे उनको विश्वास नहीं हो रहा था क्या ये बंदा क्रेजी है जो अकेले लड़ने के लिए आ गया 2 स्क्वाड्रन से। जहाँ पे ड्यून को जिसको इस सारी सिचुएशन के बारे में पता था, वो उसका मानना था कि सभी लोग जब इस सारी चीज को विटनेस करेंगे तब उन्हें फील होगा कि चाहे वो अभी थोड़ी दूर क्यों ना हो, लेकिन इस पॉइंट पे बैम एक बहुत बड़ा डेंजर उनके लिए क्रिएट कर चुका है। और इतना ही नहीं, चाहे ये लोग अभी इस पॉइंट पे बैम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन आने वाले टाइम में बैम का जो पोटेंशियल है वो इतना ज्यादा है कि ये लोग किसी छोटी मछली की तरह है, जब बैम की पावर्स किसी बड़ी शार्क की तरह होगी उनके कंपैरिजन में। और इसके जस्ट बाद ही हम देखते हैं बैटल फील्ड के अंदर जहाँ चार्ली को ऑब्जर्वर से डायरेक्ट ऑर्डर आ जाते हैं, जहाँ पे कमांडर से कह रहे थे कि पूरी आर्मी इस बैटल को देख रही है और यहाँ पे उन सभी की इज्जत दांव पर लगी है। और अगर यहाँ पे चार्ली गलती से हार गया तो उन सभी की बहुत गंदी बेइज्जती भी होने वाली है। लेकिन चार्ली यहाँ पे इन सभी को आश्वासन देते हुए कहता है कि आप लोग टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ये फाइट बिल्कुल नहीं हारने वाला। वही इसके सामने बैम ड्यून से पूछता है कि अब यहाँ पे और भी आर्मी आ सकती है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या टाइम हो गया, जिस पे ल्यून उसे ग्रीन लाइट दे देती है, यानी कि अपने प्लान के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और ल्यून यहाँ पे ये भी रिवील करती है बैम को कि कैसे कुछ लोग यहाँ पे पहले से आ चुके थे लेकिन वो अभी तक छुपे बैठे थे क्योंकि टाइम नहीं हुआ था। जब बैम इस न्यूज को सुने काफी शॉक होता है। ल्यून उसे बताते ही कैसे यहाँ पे आने से पहले हां सुंग यू और ल्यून ने एक प्लान बनाया था जिसके अकॉर्डिंग कुछ लोग यहाँ पर पहले ही आ चुके थे और उन लोगों ने इन्फिल्ट्रेट करके एनिमी की बेस में से सारे कोऑर्डिनेट भी चुरा लिए थे, जिसके थ्रू डायरेक्ट अंदर ही टेलीपोर्ट कर सके। डायरेक्ट डेंजरस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए ल्यून को लग रहा था कि शायद हां सुंग यू ने मार्डरोको की इनविजिबल प्लेन को यूज किया था, जो कि उन्होंने एक बार और यूज किया था हेलट्रेन की खत्म होने के बाद छुपने के लिए। और ऑब्वियसली वो किसी भी आर्मी की नजर में आ सकता था आराम से अगर उनका ध्यान उन चीजों पर होता, लेकिन बैम की वजह से उन सभी का ध्यान इस टाइम पे फोकस है इस बैटल के ऊपर। और यही वो टाइम था जब वहाँ पे वो लोग आराम से घुस पाए और किसी मोमेंट में वो सभी लोग एनिमी के सामने आने वाले हैं, यानी कि एक तरीके से क्योस मचने वाला है एनिमी के कैंप में। और उसके जस्ट बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम देखते एक बॉल को जिसके अंदर मेटल टेंटिकल से और एक क्राका की पावर से रिलेटेड थे, और इसके साथ ही हम उसे एक्सपेंड होते हुए देखते हैं जो कि सीधे एनिमी पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्योस मच जाता है क्योंकि इन लोगों के जितने भी सेंसर थे वो सभी के सभी धरे के धरे रह गए थे और एनिमी इनके इतने क्लोज से अटैक कर रहा है जिसके बारे में कोई आइडिया भी नहीं था। और उसके जस्ट बाद ही हम देखते हैं आर्मी वालों को जो कि आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इनके ऊपर अटैक कर कौन रहा है, और ये कोई और नहीं बल्कि स्लेयर क्राका और उसकी आर्मी थी। लेकिन चीजें यहीं पे खत्म नहीं हुई थी। जहाँ पे क्राका ने लेफ्ट से अटैक किया था, उसकी राइट साइड में इवांग हॉल ने भी अपने ब्लेज फायर से अटैक कर दिया था, जहाँ पे अभी इन आर्मी वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में यहाँ चल क्या रहा है। और जब यहाँ पे चीजों का आइडेंटिफाई किया गया तो ये और भी ज्यादा सरप्राइज हो गए क्योंकि यहाँ पर अटैक करने वाला सिर्फ एक पर्सन था और ये कोई और नहीं बल्कि इवांग हॉल थी। और इससे पहले सारे ट्रूप रिएक्ट कर पाते और अपने हायर ऑफिसर्स को बुला पाते इन दो हाई रैंकर से निपटने के लिए, वहाँ पे कुछ और भी अजीब चीज होती है। और हम देखते हैं यहाँ पे टेलीपोर्टेशन होते हुए वार्प गेट से, और यह जो चीज टेलीपोर्ट हुई थी वो कुछ और नहीं बल्कि पूरा का पूरा केज था। और हम ये भी नोटिस करते हैं कि कैसे केज को एक तरीके से अपग्रेड कर दिया गया है, वो भी अटैक वर्जन में। और केज के ऊपर एक हाई रैंकर भी था जो कि कोई और नहीं बल्कि स्लेयर यामा था। जहाँ जितने सरप्राइज आर्मी के एनिमीज थे उतने ही ज्यादा सरप्राइज हम बैम को भी होते हुए देखते हैं। जहाँ दूसरी तरफ चियोन हा को समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी इंटेल रॉन्ग कैसे हो सकती है, क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यामा सभी चीजों को छोड़ के आउटसाइड वर्ल्ड से छुप के अंदर बैठा हुआ था और केज में सारी चीजें उसके सबऑर्डिनेट यानी उसके नीचे के लोग काम कर रहे थे। वही यामा अब फुल ऑन बैटल के लिए रेडी हो चुका था, जहाँ अपने ब्रदर्स को कह रहा था कि अब हमारे पास लौटने के लिए और कोई जगह नहीं है, हम यहाँ पे या तो जीतेंगे या तो मारे जाएंगे। वही दूसरी तरफ कमांडर्स की जो मीटिंग चल रही थी, यानी कि मैशनीजा जिसे लीड कर रही थी, वो भी बैटल रेडी करने के लिए ऑर्डर्स दे देती है और यहाँ से फुल ऑन बैटल चालू हो जाती है नेस्ट की।
और इसके साथ ही जब सीन शिफ्ट होता है तो हम सबसे पहले इवान कॉल पे फोकस करते हैं, जो कि अपने आसपास की बेल्ट फील्ड को एनालाइज कर रही थी और सोचती है कि यहाँ पर छुप के आने में तो उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन सामने जो एनिमीज है उनके नंबर काफी ज्यादा है जितना कि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। और इसके साथ ही इवान कॉल काफी इम्प्रेस भी थी जो वॉल यहाँ पे बनाई गई थी, यानी कि वो फर्स्ट वॉल के अंदर थे और सेकंड डिफेंसिव वॉल के सामने, और इन वॉल्स के बीच में डोर्स थे जो कि लीड करते हैं थर्ड डिफेंसिव वॉल की तरफ। लेकिन ऑब्वियसली अपने दुश्मन के लिए भला कौन दरवाजे खोलता है, और इसलिए इवान कॉल इन पे फुल ऑन अटैक भी कर देती है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं सभी को बेल्ट रेडी होते हुए, जहाँ पे पूरी की पूरी ट्रूप को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जा रहा था जो कि अटैक कर सके दो तरफ से। वही हम जियोन हा को भी चीजों को लीड करते हुए देखते हैं, जो कि कैनन शिप को रेडी करी थी ताकि कोई भी एक हाई रैंकर बच के ना जा पाए। वही दूसरी तरफ देखते हैं फोर्थ स्क्वाड्रन के मेंबर्स को फाइट करते हुए इवान कॉल से, जहाँ पे इन सारे लोगों के कुछ अच्छी मेमोरीज तो नहीं थी इवान कॉल को लेकर, क्योंकि हेल ट्रेन में इवान कॉल ने इन्हें काफी ज्यादा धूल चटाई थी। और इसीलिए हम वाइस स्क्वाड्रन कमांडर को ही कहते हुए देखते हैं कि इस बार हम अपना गार्ड नहीं ड्रॉप करने वाले तुम्हें लेकर, और हम इस बार डिफेंसिव मोड में हैं और अकेले तुम हमें नहीं हरा पाओगी। और यहाँ पे वाइस कमांडर अपने काफी सारे एक्सपेंसिव मैकेनिकल टॉयज भी दिखाता है, जहाँ पे वो इन सभी चीज से सिंक करके अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ा सकता था। जहाँ ऑब्वियसली इवान कॉल को इस सारी चीजों को देखकर सिर्फ हंसी आती है, जिसके साथ ही वो फुल पावर से अटैक कर देती है सभी के ऊपर। वहीं दूसरी तरफ कराका के सामने जियोन हा थी, जहाँ पे जियोन हा अपने ट्रूप्स को बचाने के लिए कराका का सामने करना आती है। जहाँ कराका उससे पूछता है तुम अभी भी आर्मी में सर्व कर रही हो, मुझे तो लगा था तुम कब की रिटायर हो चुकी होगी उस बैटल में हारने के बाद। जहाँ जियोना कहती है कि मैं एक सोल्जर हूँ और कभी रिटायर नहीं हो सकती। यहाँ पर जियोना अपने ट्रूप्स को बचाने के लिए कराका का सामना करने आती है, और यहाँ पे कराका से देखते पूछता है कि तुम अभी तक रिटायर नहीं हुई क्या। जहाँ पे जियोना का जवाब था कि वो एक सोल्जर है, तो ऑफ कोर्स वो इनके जैसे क्रिमिनल्स के अगेंस्ट हमेशा खड़ी रहेगी। वही भी साथ ही उन्हें ताना मारते हुए कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि दो नए स्लेयर जो कि फक को भी कुछ टाइम पहले ही ज्वाइन की हैं, वो अपने ओल्ड मास्टर को बचाने के लिए इतना कुछ दाव पर लगा रहे हैं। जब कराका इस बात को सुन के एक काफी अच्छा आंसर देता है और कहता है अगर क्या हो हम जीत जाएं। जब जियोन हा को ये बात समझ में नहीं आती तो कराका उसे एक्सप्लेन करते पूछता है कि क्या हो अगर हम इस फाइट को जीत जाते हैं, इससे हमें क्या मिलेगा और तुम्हारी साइड भला क्या लूज करेगी। और एक्चुअल में देखा जाए तो कराका बिल्कुल सही था। यहाँ पे जो चीज सबसे ज्यादा खोने का डर रखने वाली साइड थी वो जहाद की फोर्सेस थी, ना कि फक के ट्रूप्स। और कराका इस चीज को क्लियर भी कर देता है इस रिस्पॉन्स के साथ, जहाँ पे जियोना पे अटैक करने के साथ ही कहता है कि अपना सब कुछ दांव पे लगा रहे इस फाइट के लिए, और जब इसे जीतेंगे तो हमें लीड मिलेगी आने वाली सारी फाइट्स के बीच में। वही दूसरी तरफ देखते हैं शिनशु कैनन शिप्स को भी आते हुए, जो काफी खतरनाक लग रहे थे, और ये सारे कैनन फायर किए गए थे केज के ऊपर। और यहाँ यामा जो कि केज के टॉप पर खड़ा था इन सारे अटैक्स को देख रहा था, और यहाँ पे केज की जो बैरियर थी उन सभी अटैक को रोक रही थी, लेकिन उसे पता था कि ज्यादा देर तक और क्लोज रेंज में वो केज को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। और ऑब्वियसली यामा भी बात जानता था कि इतनी बड़ी केज बहुत ज्यादा अंदर तक नहीं जा सकती, और उसके बाद डिफेंसिव वॉल काफी कमाल की थी जिससे यामा भी काफी इम्प्रेस था। लेकिन उसे पता था कि उन्हें एक टाइनी ओपनिंग की जरूरत है ताकि वो अंदर इन्फिल्ट्रेट कर सके, और इसके लिए उनके पास एक बंदा था, और एक कोई और नहीं बल्कि एल्डर किल एलम था, जिसको हम अपने एरो का यूज करते हुए देखते हैं। और इस पॉइंट पे हमें पास्ट के कुछ इवेंट दिखाए जाते हैं जो कि ठीक एक हफ्ते पहले के थे नेस्ट पे अटैक करने के, जब हम यामा और किल एलम के बीच की बातचीत को देखते हैं, जब यामा काफी शौक था इस बात को सुन के कि कैसे एल्डर इसके अंदर पार्ट नहीं लेने वाला। जब यामा इस बात सुने काफी फ्यूरियस था और उसे कहता है कि कैसे उसके वजह से कई लोग मारे गए, और जब रिवेंज की बारी आई तो किल एलम अपने हाथ पीछे खींच रहा है, और यहाँ पे यामा उनसे फाइट करने के लिए जाएगा, चाहे वहाँ पे लॉर्ड याशा हो चाहे ना हो। लेकिन वही दूसरी तरफ किल एलम जो कि काफी निराश था, और एक तरीके से ऐसा कहे कि उसके अंदर होपलेसनेस आ गई थी, वो सारी उम्मीदें खोकर अपने आप को कोस रहा था कि कैसे सब चीजें जो हुई उसकी गलती थी, और जो बैटल अब होगी उसके अंदर भी सारी चीजें जहाज के अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि वही एक तरीके से फेट को लीड कर रहा है। और अगर किल एलम की माने तो उसके ओपिनियंस कुछ ऐसे थे कि अगर उस बेल्ट के अंदर इनकी हेल्प करने के लिए जाता है तो जहाज अपने फेट कंट्रोल के थ्रू कुछ ना कुछ करके इनको नुकसान पहुंचा सकता है किल एलम का यूज करके, और उस केस में चाहे किल एलम कितना ही पावरफुल क्यों ना हो वो यूजलेस हो जाएगा इनकी साइड के लिए और कॉज के लिए। और इसीलिए यहाँ पे एल्डर उन लोगों को रिकमेंड करा था बिना उसके बेल्ट में जाने के लिए। लेकिन हम देखते यामा को यहाँ पे किल एलम की गर्दन को पकड़ते हुए गुस्से में कहते शट अप, क्योंकि यहाँ पे यामा किल एलम को याद दिला
रहा था कि कैसे वो एक फक का एल्डर है और वो इतना पावरफुल है कि वो सेम टाइम पे यामा और इवांक हॉल को टक्कर दे रहा था और उसने कैन पीपल को एज अ पपेट यूज किया ताकि वो अपने काम को पूरा कर सके। और अब जब टाइम आया है तो वो भाग रहा है जबकि एक रेगुलर भी बैटल में पार्ट ले रहा है सामने से। जहाँ यामा का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ऐसी बैटल में एक छोटी सी ओपनिंग भी और थोड़ी सी हेल्प भी बहुत ज्यादा क्रूशियल हो सकती है इनकी कॉज के लिए, और इसीलिए यामा को किन इलम की हेल्प चाहिए थी ताकि वो रास्ता क्लियर कर सके, इनको आगे बढ़ने में हेल्प मिल सके उस बैटल के अंदर। और ऐसा करने से यामा और कैन पीपल किल इलम को कहीं ना कहीं माफ भी कर पाए शायद लॉन्ग टर्म में। और प्रेजेंट में हम देखते हैं कि इसका मतलब था किल इलम इस चीज से कन्विंस हो जाता है फाइनली। और यहाँ पे सोहो यानी कि किल इलम की गाइड और खुद किल इलम दोनों यहाँ बैटल में उस ओपनिंग को क्रिएट करने के लिए रेडी थे, जहाँ पर गाइड कह रही थी कि बस मैं इन लोगों को मना करते करते थक चुकी हूँ और अगर ये लोग जाना ही चाहते हैं तो मैं इनके फन को स्पॉइल नहीं करूंगी। और ये कहने के साथ ही वो अपनी पावर्स का यूज करती है ताकि किल इलम और वो मिलके वहाँ पे एक ओपनिंग क्रिएट कर सके। लेकिन यहाँ पे गाइड ये भी कह देती है कि मुझे बाद में ब्लेम मत करना अगर कुछ भी होगा तो। और जैसा कि हमें पता ही है कि एल्डर की और सोहो यानी उसके गाइड की जब पावर कंबाइन होती है तो अपने आप में वो एक कमाल की टेक्निक बन जाती है टेलीपोर्टेशन के लिए। और ऐसा ही यहाँ पर हम होते हुए देखते हैं सारे के सारे सोल्जर जो कि सामने खड़े थे वो सभी शॉक हो जाते हैं जब केज उनकी आंखों के सामने से फर्स्ट डिफेंसिव वॉल को क्रॉस करके सीधे सेकंड डिफेंसिव वॉल के पास आ जाती है। और ऐसा होते ही साथ ही हम देखते हैं यहाँ कोई बेल्ट ज्वाइन करते हुए, जहाँ वो सभी ज़ाट ट्रूप्स को लेकर ही अनाउंसमेंट कर देता है कि मैं तुम सभी को एक एक करके हेल्प भेजने वाला हूँ, तो वहाँ जाकर जितने कैन पीपल है उनको ये बात बता देना मेरी तरफ से कि कैसे एक दिन याशा को भी वहाँ पर यहाँ बहुत जल्दी भेजने वाला है और उन लोगों को हेल्प में रेडी होना चाहिए अपने पंजों को और ज्यादा शार्प करके। जहाँ सारे ट्रूप्स इस बात को समझ नहीं पाए थे कि बोला यामा किस बारे में कह रहा है। इसी बीच हम देखते हैं डूम को जो कि उनको निपटा भी देता है। और यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि कैसे डूम का जो दूसरा हाथ था वो हील हो चुका है। जब फाइनली अब सीन फोकस करता है बैम के ऊपर, जहाँ पे इस सारी सिचुएशन को ऐसे अनफोल्ड होते हुए देखकर ल्यून को कहता है कि हमें उनकी हेल्प करने के लिए जाना चाहिए। लेकिन चार्ली इस बात से और चिढ़ जाता है और कहता है कि तुम कहाँ जाने की सोच रहे हो। चार्ली की पहले इतनी बेइज्जती हो चुकी है, उसे जॉब से निकाला जा चुका है और एक मियर रेगुलर उसे और नीची नजर से देख रहा है, यानी कि उसे किसी एमेच्योर की तरह देख रहा है। और ये चार्ली की माने तो अगर बैम अपनी टांग ना अड़ाता तो इस समय चार्ली एक एलीट ऑफिशियल बन चुका होता टावर के अंदर, और इसीलिए वो बदला लेकर रहेगा इन दोनों को निपटा कर। लेकिन इसी बीच पीछे बहुत बड़ा धमाका होता है जिसको देखकर चार्ली एकदम से शॉक हो जाता है और हम देखते वहाँ पर चा आ चुका है, जिसको देखकर चार्ली को समझ में नहीं आता कि भला कोई हाई रैंकर है कौन है, क्योंकि वो उसकी पावर को फिगर आउट नहीं कर पाता, न ही उसके ऑरा को सेंस कर पाता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते चा को जो कि आते ही साथ ही बैम के सामने घुटनों पे बैठ जाता है और कहता है कि सर वियोल मुझे आने में थोड़ी लेट हो गई, लेकिन इस पॉइंट से मैं आपके लिए रास्ता बनाते रहूंगा आगे चलने के लिए, क्योंकि अब टाइम आ गया ज़ात फोर्सेस को धूल चटा के आपके मास्टर को रिलीज करवाने का। वहीं दूसरी तरफ चार्ली तो पूरा फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है, जहाँ पे उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अपने आप को काबू भी नहीं कर पाता और कहता है क्या मैं तुम सभी लोगों के लिए इनविजिबल हो चुका हूँ, तुम सभी को पहले मेरा सामना करना होगा आगे जाने से पहले। तुम्हें पता नहीं है लेकिन बी रैंक टेस्ट आने से पहले मैं एक बार फेल तक नहीं हुआ था, मैं एक अल्ट्रा एलीट हूँ। और इसी बीच चार्ली की ऑब्जर्व में से उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो बंदा उसके सामने खड़ा है ये कोई और नहीं बल्कि एक एंशिएंट हीरो है जिसे स्क्वाड्रन नंबर 5 ने जगाया था वॉल पर, और इनकी पावर किसी हाई रैंकर जितनी या उससे भी ज्यादा है। जहाँ चार्ली इस इन्फॉर्मेशन के मिलने के साथ ही एकदम से पलट जाता है जब चार्ल से पूछता है कि बोला कौन है, और अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते कहकर कि मेरा नाम चार्ली है और मैं एक इनविजिबल मैन हूँ, तो आप लोग जहाँ जाना चाह रहे थे आप लोग जा सकते हैं, मैं तो बस एक रेगुलर नोबडी हूँ। वही दूसरी तरफ हेडक्वार्टर के अंदर सभी स्क्वाड्रन कमांडर अपने आप को बैटल रेडी करने के साथ ही आई की कोर्स ऑफ एक्शन को लेकर भी डिस्कशन कर रहे थे, जहाँ पे याशा कहता है कि वो यामा से डील करने के लिए जाएगा, लेकिन ल्यूब्रिक यहाँ पे मना कर देता है क्योंकि उसका मानना था कि अगर यहाँ पर यामा पूरी की पूरी केज को लेकर आया है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि उसे याशा से डील करने के लिए कोई ना कोई ऑप्शन मिल चुका है। लेकिन इसी केस में ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो सीधे सेकंड डिफेंसिव वॉल के पास आ गए हैं, और इस केस में ल्यूब्रिक और उनकी सेना दोनों तरफ से उनके ऊपर अटैक करके उन्हें आउट नंबर कर सकती है।
और इनके स्क्वाड्रन को एक और प्लस पॉइंट है, इनके पास रीइंफोर्समेंट है लोबोबिया फैमिली से। और ये सभी वॉरियर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वॉरियर्स है लोबोबिया फैमिली के अंदर। यहाँ तक कि किसी स्लेयर को भी काफी ज्यादा दिक्कत होगी इनका सामना करने में। और सेम मोमेंट पे हम देखते हैं इन पावरफुल वॉरियर्स को भी, जहाँ सीन शिफ्ट होता है बैटलफील्ड में और यामा के सामने जो बंदा खड़ा था उसके इंट्रोडक्शन से तो हमें पता लगता है कि सही में वो काफी बड़े लेवल पे है। और ये कोई और नहीं बल्कि एक ब्रांच लीडर था लोबोबिया फैमिली का, जो कि स्पेशली विंडबर्ड फैमिली से आता है। जहाँ ये पता लगता है कि कैसे इस रैंकर का नाम है लोबोबिया डोकोको, जिसे ये फैक्ट बिल्कुल पसंद नहीं था कि कैसे डायरेक्ट फैमिली लीडर की तरफ से ऑर्डर आए थे एक ब्रांच लीडर को यहाँ पर आने के लिए। जहाँ दूसरी तरफ डूम इस बात को सुनता है कि कैसे ये डोकोको एक ब्रांच लीडर है, तो डूम समझ जाता है इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि इनकी ब्रांच में ये बंदा सबसे पावरफुल है। वही दूसरी तरफ ये ब्रांच लीडर इन सभी के ऊपर अटैक कर देता है कह के कि कैसे वो उन लोगों को चीर के रख देगा। वही दूसरी तरफ देखते हैं यामा को, जिसको इस चीज की कोई टेंशन नहीं थी, बल्कि वो तो खुश था कि अगर एक ब्रांच लीडर लोबोबिया फैमिली से यहाँ पर है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि यहाँ पे लॉर्ड याशा भी जरूर प्रेजेंट होगा। और यही तो यामा चाहता था। बैटल के इसी इंटेंस मोमेंट पे हम आज के एपिसोड को ओवर करते हैं, जहाँ पे बैटल तो भी जस्ट स्टार्ट हुई है लेकिन क्रेजी चीजें होनी शुरू हो चुकी है। जैसे कि हमें पहली बार ब्रांच लीडर के बारे में पता लगा कि कैसे वो इतने पावरफुल होते हैं कि उनके सिर्फ प्रेजेंट होने से ही पूरी बैटल का मोमेंटम चेंज हो सकता है। वही दूसरी तरफ अभी तो सिर्फ एक ही वॉरियर को दिखाया गया है, लेकिन अगर हम ल्यूब्रिक की माने तो यहाँ पे और भी वॉरियर्स आए होंगे जो कि हो ना हो ब्रांच लीडर या उतनी पावरफुल होंगे। लेकिन दूसरी तरफ बैम की साइड भी अच्छे से प्लान करके आई है, तो हो ना उनके पास भी कुछ ऐसे हुक्म के इक्के होंगे जिसे वो एंड मोमेंट पे यूज करने वाले हैं। तो इन सभी चीजों को जानने के लिए और बैटल का रिजल्ट क्या रहेगा ये देखने के लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब, और उसके लिए आपको लाल बटन को दबाना होगा जो कि नीचे है, और आप बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं ताकि आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो की। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।